अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट नाज़ो फैशन मरकज़ आज़म इंटरनेशनल और इसके साथ साथ कानून रवाम के इश्तराक से आप तक पहुँचाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ हमने पॉडकास्ट्स की, वकील, पॉलिटिशियंस, उसके बाद आर्टिस्ट और सिंगर्स, नातख़्वान, इन लोगों के साथ बैठ के इनके नज़रियात को देखते हैं, इनके तजुर्बात से हम लोग सीखते हैं और ऑडियंस भी सीखती है। पिछली पॉडकास्ट आपने देखी, कुछ अर्सा कबल मैं सरगोदा आया तो डॉक्टर बासिम के साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी, जो कि बहुत उसको पज़ीराई भी मिली, बहुत से लोगों ने सराहा भी। और डॉक्टर बासिम साहब की जो शख्सियत है वो बड़ी मल्टीपल है और एक ही टाइम में वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो पिछली पॉडकास्ट से ही लिंक्ड करते हुए हम अगली पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं अपनी पॉडकास्ट में। आपने फिर से टाइम निकाला, उसके लिए शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तशरीफ़ लाई। सर। देखें, हमने फिज़ियोथेरेपी की बात की, हमने आपकी सिंगिंग भी सुनी, हमने शायरी भी सुनी, हमने आपके नज़रियात को भी देखा। मैं चाहूँगा कि जो कुछ सवालात रह गए थे हम उसको करें। उसकी ख़ास वजह ये भी बनी कि जो लोग थे वो थोड़ा सा इस कश्मकश में थे कि हमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी जो है ना वो गाइड किया जाए। जो क्रिकेट में जाते हैं या मुख्तलिफ डायमेंशन है इसकी, तो वहाँ पे अगर उनको चोट लग जाती है या बाकी मामलात होते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनको देखते हुए और उस ऑडियंस को देखते हुए जो कि इसकी तलाश में थी कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स के हवाले से इसका क्या किरदार है और ये असल में है क्या। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल को इनकरेज करूंगा कि आपने आज पाकिस्तान में एक इमर्जिंग फील्ड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो अगर मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को डिफ़ाइन करूं तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की एक ब्रांच है। ठीक है, एक सब ब्रांच है जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली डील करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज और उनकी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के ऊपर। ठीक है। अवामुन्नास के लिए मैं अगर सिंपल वर्ड्स में ये बताऊं तो अमूमन आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान एक प्लेयर गिरता है, ठीक है, और एक बंदा हाथ में एक बैग लेके, हैंड बैग लेके फौरन प्लेयर को अप्रोच करता है जी। और एक वो स्प्रे सा करता है। तो दैट इज़ बेसिकली अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हु इज़ एट द स्पॉट डीलिंग विद द स्पोर्ट्स इंजरीज ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। तो ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है और वर्ल्ड ओवर तो बहुत डेवलप्ड है और पाकिस्तान में भी ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इमर्ज की है। और आज आपने इस पे बात की है तो हम इस पे इंशाल्लाह मज़ीद आगे बात करेंगे। ठीक है। तो ये थी कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या। सही। अच्छा, आपको इसमें चैलेंजेस देखने को मिलते होंगे, लाइक बहुत कोई हार्श अगर किसी को चोट लग गई है तो उसमें किस तरह से उसको करना है। चलें मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ कि इसमें डोमेन्स कितनी हैं। देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने डोमेन्स का। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज को डील करने का नाम नहीं है। अच्छा। ठीक है, बज़ाहिर तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है इसका काम जो इसकी डोमेन्स हैं, जो इसकी सब ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, ठीक है, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंडर आती हैं और इसमें पाकिस्तान में जो है वो काम शुरू हो गया। तो अगर मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की या परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट की बात करूं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एथलीट जो है वो अपना एक गोल अचीव करना चाह रहा है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस, एक फास्ट बॉलर है, अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करना चाह रहा है, कबड्डी का प्लेयर है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहा है, तो वो एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी से थेरेपिस्ट से रब्ता करेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इन्हांस करे विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर हिम। ठीक है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम बजाय इंजरी के, यानी इंजरी वाली एक डोमेन तो है हमारी, हम उससे बियॉन्ड द बॉक्स ऑफ इंजरी जाके उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हांस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूं तो सरगोदा स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मैंने रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है, 2 टेक्निक्स के ऊपर ताइक्वांडो प्लेयर्स में, कि उनकी किक हाइट जो है वो कितनी ज़्यादा जाती है, क्योंकि इस गेम में ये है कि किक हाइट आपकी जितनी ज़्यादा जाएगी आप अगले को हेड अटैक करके ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। तो अब ये हर प्लेयर की एक डिमांड है कि जी हमारी किक सबसे ऊपर जानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा पॉइंट्स ले सकें। अब एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेनिंग जो है वो चल रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जब इसको डील करेगा तो वो साइंटिफिक वे से डील करेगा कि हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन अ साइंटिफिक मैनर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि 2 टेक्निक्स को हमने कंपेयर किया, ठीक है, और साइंटिफिकली लिटरेचर के ऊपर बेस करते हुए हमने एक टेक्निक को जो है वो प्रूव किया कि दिस टेक्निक इज़ बेटर इन इनहांसिंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ दैट किक, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के अंदर एथलीट की, एक प्लेयर की
जो है वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। सही। और जहां आपने चैलेंजेस की बात की और कहा कि मेजर इंजरी हो जाए, देखें उसके लिए तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मेजर इंजरीज हो या माइनर इंजरीज हो एक वेल प्रिपेयर्ड है। ठीक है, इवन कई जगह पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही फर्स्ट रिस्पोंडेंट है इंजरी का। ठीक है। ठीक है, उससे जो ज़्यादा एक चैलेंजिंग काम है वो है स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन का। हम्म। ठीक है, हमने पहले रिहेबिलिटेशन की बात की जिसमें हमने जनरल पॉपुलेशन को डिस्कस किया। तो जब हम एक स्पोर्ट्स मैन की रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। सही। ठीक है, अब आप पूछेंगे जी स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन क्या है। जी। ठीक है, एक नया वर्ड होगा आपके बिल्कुल। लिए। एक स्पोर्ट्समैन इंजर होता है, ठीक है, वो फील्ड से आउट हो जाता है कि ये नहीं खेल सकता। ठीक है, अब उस स्पोर्ट्समैन को आपने दोबारा कैसे फील्ड के अंदर लाना है और उस पॉइंट पे लाना है कि उसकी परफॉर्मेंस उस इंजरी से पहले जैसी हो या उससे इन्हांस ज़्यादा हो। सही। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक स्पोर्ट्समैन की रिहेबिलिटेशन के ऊपर हमने काम कर रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन की रिहेबिलिटेशन है वो यकसर मुख्तलिफ है एक जनरल ट्रेनिंग, एक जनरल पॉपुलेशन की निस्बत। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर ये भी आता है कि कैसे वो एक स्पोर्ट्समैन को आफ्टर इंजरी दोबारा एट द पॉइंट उस पॉइंट पे लेके जा सके जैसे वो इंजरी से पहले था। सही। अच्छा, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स अगर वो कोई भी खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड होता है, आपने कहा वो एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो स्प्रे करता है और उसके बाद जो है वो अपना खेल कंटिन्यू कर सकता है। इज इट ओके कि वो अगर उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तौर पर करता है तो उसको कोई मसला तो नहीं हो सकता स्प्रे के, मतलब वो उसके बाद फौरी बाद खेलने भी लग गया? देखें इसके अंदर ना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की डिसीजन मेकिंग होती है। अच्छा। ठीक है, यानी कि एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेंड ही इसीलिए है कि एट द स्पॉट उसने असेसमेंट की। ठीक है, और ये देखा कि इंजरी कितनी है। ठीक है, अगर तो इंजरी एक माइनर है तो उसने इनिशियल ट्रीटमेंट दे के उसे अलाउ कर दिया कि वो प्ले करे। लेकिन अगर इंजरी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि उस एथलीट को फील्ड से बाहर निकालेगा। सही। जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स कंकर्शंस हैं, ठीक है, फुटबॉल के अंदर ACL इंजरीज हैं। तो ये कुछ इस तरह की इंजरीज हैं जिनके अंदर आपको फॉरेन प्लेयर को रिमूव करना होता है फील्ड से बाहर। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो ऑन द फील्ड जैसे आप देखते हैं कि उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे के खिलाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जिम भी हम देखते हैं, जिम बॉयज़ जो हैं वो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करवा के आए होते हैं, तो इस हवाले से ये बताइएगा जो इंजरीज होती हैं। देखें ये अलमिया है हमारा, और सबसे पहले मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो हमें सुन भी रहे हैं और जो जिम जा रहे हैं वो सबसे पहले ये देखें कि क्या हम एक ट्रेंड फिटनेस कोच के पास जा रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो कोचेज़ हैं, जी। ठीक है, वो उस तरह से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वो एक उस्तादी शागिर्दी वाले ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं। जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं वो साइंटिफिक नहीं है। सही। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो ट्रेन कर रहे हैं आगे किसी को तो वो क्या करते हैं कि माइट भी एंगल्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, या उनकी गाइडेंस जो है वो ज़ाहिर पुरानी हो चुकी है, नए साइंटिफिक जो है नॉलेज के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से इंजरी का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम जिस कोच से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं कि आया वो खुद भी उसमें सर्टिफाइड है कि नहीं है। यहाँ पे फिर एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की डोमेन जो मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की कहा वो आ जाती है। ठीक है, जिस तरह मैं पर्सनल जो है ट्रेनिंग में सर्टिफाइड हूँ, इस तरह डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं वर्ल्ड वाइड जिसके अंदर आप हर बंदे का देखें जो प्रोग्राम एक्सरसाइज प्रोग्राम वो डिफरेंट है। जी। आप एक ही लाठी से हर एक को नहीं जो है वो हाँकेंगे। तो एक वाइज फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, एक वाइज ट्रेनर हर एक के लिए इंडिविजुअली जो है प्रोग्राम डिज़ाइन करे और फिर अपनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर वो उसको जो है वो कंटिन्यू करवाए। इसी तरह इसी के साथ एक जुड़ी हुई बात हमारे यहाँ जो जिम्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो स्टीरॉयड अब्यूज़ का है। ठीक है, हमारे पास जो स्टीरॉयड अब्यूज़ है या हम जो सप्लीमेंटेशन हमारे सो कॉल्ड ट्रेनर्स यूज़ करवा रहे हैं उनकी हमारे पास कोई साइंटिफिक जो नॉलेज है वो उनके पास नहीं है, कोई उनकी डोजेज जो है उनके पास नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड्स के ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो देखने में आ रही हैं। हम जो है वो जिम एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ से इंजरीज और डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस लेके आते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है वो हमें देखना अच्छा, ये चाहिए। स्टेरॉइड्स वगैरह से हड्डियों पे भी असर पड़ता है, कमज़ोर होती जी हैं? बिल्कुल, जो प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड यूज़ है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जो है वो लेके जाते हैं, जिसे आप
आम जबान में हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं। अच्छा, बेसिकली इससे पंप अप मिलता है, लाइक बूस्ट अप होता है बंदा, और उसके बाद जो है वो हमने भी देखा कि कोई ना कोई प्रोटीन शेक या कुछ इस तरह स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करके वो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग शुरू कर देते हैं, तो उससे भी जो है ना वो हड्डियों पे फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं दो चीज़ों को अलग करूंगा यहाँ जी। पे। एक है सप्लीमेंटेशन, ठीक है। ठीक है, और एक है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़। दोनों अलग चीज़ें। सप्लीमेंटेशन ये है कि ऑलरेडी आपकी डाइट में एक चीज़ मौजूद थी, ठीक है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इन अ प्योर फॉर्म आपने उसको यूज़ कर लिया, दैट इज सप्लीमेंटेशन। ठीक। सप्लीमेंटेशन जो है वो विद इन अ परफेक्ट डोज एंड टाइम जो है वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर अगर आप यूज़ करें तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। हाँ, उसका आप यूज़ करेंगे तो वो जाहिर है करेगी। और जो सप्लीमेंटेशन होती है, याद रखें कि वो कभी भी डायरेक्टली वो काम नहीं कर रही होती। मसलन डायरेक्टली वो मसल बिल्ड नहीं कर रही होती। वो ये क्या है, अर्गोजेनिक एड्स हैं, ये आपको मदद कर रही हैं वो गोल अचीव करने में। अब दूसरी साइड पे आ जाए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, यानी कि एक हार्मोन जो बॉडी ने खुद बनाना था वक्त के साथ साथ और उसने मसल को जो है वो डेवलप करना था, वो आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक्सोजीनियसली आप उसको वो ले रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसकी वजह क्या है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मसल मैस जो है वो गेन करें। सही। इसकी वजह से क्या होता है, और फिर मैंने कहा कि हमारी उस तरह से डोज जो है वो कैलकुलेटेड नहीं होती, हिट एंड ट्रायल मेथड्स पे हम चल रहे हैं। तो क्या होता है कि हम उसको बार बार यूज़ करने से तो क्या होगा कि बॉडी ज़ाहिर है उसको रिएक्ट करेगी। एक बाहर की चीज़ आपने जो है वो इंजेक्ट की है, सही। तो उसमें ना सिर्फ आपकी जो है वो बोन्स का, जैसे मैंने कहा, ऑस्टियोपोरोसिस, दीगर मसाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और वो फिर इन अ लॉन्ग टर्म जो है वो सीरियस डिजीजेस, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस तक जो है वो चीज़ ले जाती है। तो स्टीरॉइड्स का एब्यूज़ या एनाबॉलिक एब्यूज़ और सप्लीमेंटेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें हीलिंग की, ऑब्वियसली सारा काम तो हीलिंग है, लेकिन दिमाग का कितना काम होता है? लाइक किसी को दिमागी तौर पर भी सेटिस्फाई करना है कि जी ठीक है हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज का इफेक्ट अगर आप जो है ब्रेन पे पूछें तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है एक्सरसाइज का। और लिटरेचर से प्रूवन है कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, यानी हम इसे वेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो आपके ब्रेन में डोपामिन, ठीक है, सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स का रिलीज करवाते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है और जो मूड है आपका वो बेहतर होता है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन के ऊपर। सही। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल एक वैसे इससे हट गई है, लेकिन मेरा वो सवाल उसको देखते हुए हमने जिम पे भी बात की। अच्छा, जिम अच्छी है या योगा अच्छी है? डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, अच्छा। ठीक है। कोई भी गेम है या कोई भी एक्सरसाइज है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप गोल सेट करते हैं ना, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप जो है मसल मैस गेन करना चाहते हैं तो आप जाहिर है जिम में जाएंगे और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। योगा से वो चीज़ अचीव नहीं होगी। मैं बस हेल्दी रहना चाहता हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए देखें, योगा एक बहुत जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। ठीक है, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आप इसको इस तरह जो है करना चाह रहे हैं, एज अ लेयर एक्टिविटी, एज अ जो है आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं लाइफस्टाइल में, तो योगा इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ें बताई। देखिए नाज़रीन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक अवेयरनेस के तौर पर पहुंचानी चाहिए, जो कि लोग नहीं पहुंचाते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, बहरहाल हमने कोशिश की कि उनको कुछ कम वक्त के अंदर आप तक पहुंचाई जा सकें। और डॉक्टर वासिम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हम सरगोदा आएंगे तो अगले सवालात के साथ आपसे फिर टाइम लेंगे और आवाम के लिए अवेयरनेस का जो सिलसिला वो जारी सारी रहेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।